नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, जो मेरे भाई 31 अगस्त का उत्तर प्रदेश पुलिस का सेकंड पाली का एग्ज़ाम देने के लिए देकर के आए हैं, वो इस सेशन से जीएस का अपना पार्ट मिला सकते हैं। जीएस में लगभग मैं जानता हूँ कि 30 से 35 क्वेश्चन के समथिंग आए हुए हैं और पेपर सरल आया हुआ है, मतलब सही आया हुआ है। एक नॉर्मल विद्यार्थी बड़े आराम से क्वेश्चन कर सकता है, कोई ज़्यादा टफ पेपर नहीं है। तो मेरा मतलब यह है कि आप इस से अपना सेशन मिला लीजिए, अपने क्वेश्चन मिला लीजिए और मुझे अपना स्कोर लास्ट में ज़रूर बताइए कि आपने कितना किया, कितना सही किया है, ठीक है। लेकिन इस बीच में आपसे छोटी सी गुजारिश करूंगा कि आपका ये भाई इस प्लेटफार्म पर मैं जीएस के सारे विषय बिल्कुल फ्री निःशुल्क पढ़ाता हूँ। इसके साथ साथ करंट अफेयर, रीजनिंग और हिंदी जैसे विषयों को बिल्कुल गिफ्ट में देता हूँ। आप इस सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजाकर ऑल पे सेलेक्ट कर लें ताकि जो भी सेशन बनाओ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे मित्र। तो मित्र आइए चलते हैं अपने सेशन की ओर। आप लोग मिलाते चलिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही गए बच्चों, ठीक है। तो जिस भाई का ये एग्ज़ाम है उसका जो पेपर है उससे जीएस के जो क्वेश्चन हैं वो 113 नंबर शुरू होते हैं, 113 नंबर शुरू होते हैं, ये इसमें बताया गया है। 113वां क्वेश्चन है जीएस का है, शुरू होता है यहाँ से। पूछा गया है बिजली उत्पादन के लिए, बिजली विद्युत उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम और यूरेनियम। ये चार ऑप्शन दिए हुए थे। इसमें जो फैक्ट क्या है, जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किया जाता है। तो जिस मेरे भाई ने क्वेश्चन में ये बी लगाया है वो सही लगाया है। बिजली उत्पादन के लिए उत्पादन में आज भी भारत जैसे देश में अधिकतम कोयले का ही प्रयोग किया जाता है, अन्य के साधन का इतना नहीं किया जाता। सबसे अधिक बिजली उत्पादन होती है वो कोयले से ही होती है बच्चों, आप लोग याद रखना, ठीक है। मतलब 113वें क्वेश्चन का इसमें जो आंसर है वो बी सही है। आपका कौन सा नंबर है आप उसे चेक कर लें ताकि किस नंबर से जीएस का पेपर शुरू हो रहा है, ठीक है। इसमें 114वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन गैर टैरिफ वादा जैसे अवरोध का उदाहरण है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। व्यापार अनुबंधन, आयात शुल्क, कोटा या निर्यातक सब्सिडीज, ये दिया हुआ है। एक बार फिर समझ लीजिए क्वेश्चन, गैर टैरिफ वादा अवरोध का उदाहरण है। तो मित्र ये आयात शुल्क है, कौन सा आयात शुल्क है, इसका 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 115वां, मालाबार नौसेना अभ्यास का महत्व क्या है, ये पूछा गया है। जो मालाबार नौसेना अभ्यास है इसका इंपोर्टेंस ही क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग मिलाइए, इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है। यह भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल बात सही है, के बीच संयुक्त सेना के अभ्यास को क्या करना है, बढ़ाना है। लेकिन मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है, बी है। एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे इसी संबंध पूछ लेता हूँ। 2024 का जो मालाबार सैन्य अभ्यास है वो कहाँ हुआ है, कहाँ पर हुआ है, ये बताना है आपको। ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। बट 115वां क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश पुलिस में आया हुआ है। करंट अफेयर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, मैं दावे के साथ मित्र कह सकता हूँ। स्टैटिक्स जीके में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ हो वहाँ से, मेरे सेशन से नहीं आया हो। लगभग 80 से 90% मेरे सेशन से आया हुआ है। मैं इस बात को अब इम्प्रूव भी कर सकता हूँ। तो मालाबार नौसेना अभ्यास है मित्र, ये इसका राइट आंसर बी सही है। आप लोग मिला लीजिए एक बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। मैं जानता हूँ ये कक्षा 10th का क्वेश्चन है। इसमें से कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। तो मित्र दांतों का इनेमल होता है ना, दांतों का इनेमल वो बिल्कुल सबसे कठोर पार्ट होता है बॉडी का, इसलिए डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। आप लोग मिला लीजिए, अब बताइए अपने कौन सा लगाया है। लेकिन मानव शरीर का सबसे कठोर पार्ट कौन सा होता है, दांतों का एनिमल बोलते हैं उसे, ठीक है, दंतवल्क बोलते हैं उसे, ठीक है, टूथ इनेमल बोला जाता है। तो 116वें क्वेश्चन का डी बिल्कुल राइट आंसर भाई। आप लोगों से मैंने 4-5 क्वेश्चन कराए, आप बताएं मुझे कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए बच्चों, ठीक है।
आगे ध्यान दीजिए, आगे दिया हुआ है, आगे ये दिया हुआ भाई कि राज्य में मानवाधिकार आयोग, राज्य में मानवाधिकार आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस कानून के तहत की जाती है, ये पूछा गया है। राज्य में मानवाधिकार जो आयोग होता है उसकी जो स्थापना है वो किस कानून के तहत की जाती है, ये पूछा गया है। क्या संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार के तहत की जाती है, भारत के संविधान द्वारा की जाती है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के द्वारा की जाती है, या राज्य मानवाधिकार संरक्षण द्वारा की जाती है? तो ध्यान रखिए, मानवाधिकार संरक्षण द्वारा की जाती है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जम्मू कश्मीर का 118वां क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, इसे पीएसए कहते हैं, किसके तहत आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है? जो जम्मू कश्मीर स्टेट है उसमें आंतरिक सुरक्षा स्थापित करता है। कौन सा एक्ट है? तो बता सकते हैं सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम। ठीक है बच्चों, तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें पूछा गया है क्या फैक्ट, यहाँ से क्वेश्चन निकलता है, आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है, संघर्ष पक्षों के बीच संवाद और सुलह करके, ये नहीं हो सकता है, सीमा सुरक्षा और निगरानी के उपायों को मजबूत करके, ये भी नहीं हो सकता है, राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियां करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की हिरासत में लेकर, अर्थात इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे बच्चों। अगला है, आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकवादी जिन इंटरनेट तकनीक का उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो ज़रा देख लीजिए, अब दिखाई दे जाएगा। पूछा ये गया है 119वें क्वेश्चन में, आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकवादी गतिविधियां जिन इंटरनेट तकनीक का उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो साइबर आतंकवाद कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? साइबर आतंकवाद कहा जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन में जाएंगे। जिस किसी भाई ने किया वो सही किया है। अगला है 120वां क्वेश्चन, जब विमुद्रीकरण होता है, विमुद्रीकरण मतलब जो होता है कि नोट चलन में होते हैं वो बंद हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब विमुद्रीकरण का मतलब होता है नोटों का चलन से बाहर हो जाना। ठीक है, मुद्रा का चलन से बाहर हो जाना। तो विमुद्रीकरण होता है, जब विमुद्रीकरण होता है तो मुद्रा अपना ... खो देती है। क्या खो देती है? मुद्रा मूल्य खो देती है, अंकित मूल्य खो देती है, धन मूल्य खो देती है, सिक्का मूल्य खो देती है। ये पूछा गया है। ठीक है, और किस प्रकार के लेन देन के लिए कानून धन के रूप में उसे प्रयोग की जाने वाली स्थिति में नहीं रहा जाता? तो मित्र, उसका जो मूल्य होता है, जो मुद्रा मूल्य होता है, जो अंकित मूल्य होता है, वो अपना अंकित मूल्य खो देती है। ठीक है, अंकित मूल्य, जैसे आपने देखा होगा 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे, तो उनका जो अंकित मूल्य था 1000 रुपये का अंकित मूल्य था 1000, वो उसने क्या कर दिया था? खो दिया था। ठीक है, और वो चलन से बाहर हो गया। वही कहा, उस की जाने वाली स्थिति में नहीं रह जाता। ठीक है, तो यहाँ इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। ठीक है, अगला है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया था? तो मित्र, ये 2017 में शुरू किया गया था। कब? 2017 में शुरू किया गया था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम मिशन। तो पंचवर्षीय योजना के अंत में शुरू किया गया था बच्चों। ठीक है, अंत में शुरू किया गया था, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में, इसलिए डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला है, बेस्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को चिल्ला के बताया था मैंने। हर जो तैयारी कर रहा है मेरा भाई, उसे क्वेश्चन को इसके बारे में बताया था कि मित्र, ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लेना। आपको कहीं ना कहीं ये रेमन मैगजी वाला 2023 वाला यह क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा, और मेरा वादा बिल्कुल सच रहा। तो मैंने तभी बोला था कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा, और किस वीडियो में कहा है उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, 2023 की वीडियो है वो, आप जाके देख लीजिए। तब मैंने चिल्ला के कहा था ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं परीक्षा मिलेगा। तो पूछा गया किस भारतीय ने 2023 में रेमन मैगजी पुरस्कार जीता था? ये पूछा गया है। तो रवि किन्नन ने जीता मेरे भाई। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का बेस्ट राइट आंसर है। ठीक है, रवि किन्नन ने जीता हुआ है। आप लोग इसका ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। 122वां क्वेश्चन है, रेमन मैगजी अवार्ड है 2023 का, वो किसने जीता है? तो रवि किन्नन ने जीता हुआ है। आप लोग इसे याद रखिए। हाँ, 130वां क्वेश्चन मित्र ये दिया हुआ है, कौन सा भारतीय राज्य शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम के लिए प्रसिद्ध है? तो मैंने आपको बताए थे मित्र 8 शास्त्रीय नृत्य, अपने टोटल इंडिया में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। इन सब के बारे में मैंने आपको विशेष रूप से बता दिया था। इसके साथ साथ जितने भी फोक डांस हैं, लोक नृत्य हैं, उनके बारे में बताया था मित्र। लोक नृत्य तो काफ़ी हैं, लेकिन
जो क्लासिकल डांस है, आर्ट है इंडिया में, उन सब के बारे में बताया था। कौन सा क्लासिकल डांस किस राज्य से संबंधित है, कौन सा व्यक्ति उससे संबंधित है, इन सब के बारे में बताया था मेरी। तो जो मोहिनीअट्टम है मेरे भाई, वह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। किससे? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे, डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, 123वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? डी सही है। मोहिनीअट्टम किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मेलानोनिया त्वचा कैंसर का कारण है? जैसे बहुत समय जो स्किन कैंसर हो जाता है ना, उसको क्या कहा जाता है? मेलानोनिया कहा जाता है। ठीक है, इसका कारण क्या है ये पूछा गया। ये कारण किस कारण होता है? तो आपने शायद पढ़ा होगा, अपनी ओजोन परत है उसमें छेद हो रहा है, और उससे क्या होता है, सूर्य की किरणें, पराबैंगनी किरणें हैं, वो मनुष्य की त्वचा पर पड़ती हैं, जिससे क्या होता है, त्वचा कैंसर होने के उसके चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जो ओजोन अवक्षय है उसके कारण, ओजोन अवक्षय है मतलब ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है, क्षरण हो रहा है, उससे पराबैंगनी किरणें मनुष्य की त्वचा तक पहुंचती है। इससे क्या होता है, कैंसर होने की, त्वचा कैंसर होने की संभावना उनकी बहुत हद तक बढ़ जाती है बच्चों। तो 124वां क्वेश्चन मैंने इसे 1000 बार बताया गया है, और इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? डी सही है। इसलिए कह रहा हूँ रिक्वेस्टली, आप इस सेशन को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको बहुत कुछ इस सेशन से बिल्कुल फ्री मिल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 125वां क्वेश्चन है। 1987 की बात है, 1987 में हस्ताक्षरित भारत और श्रीलंका के मध्य समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मित्र, उस समय आपने सुना होगा कि श्रीलंका में लोग, अपने जो तमिलनाडु के लोग हैं श्रीलंका में जाने लगे। लिट्टी का आपने नाम सुना होगा, लिट्टी वगैरह का, शायद आप थोड़ा सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, श्रीलंका में नागरिक संघर्ष के हल करना और तमिल अल्पसंख्यक अधिकारों को सुनिश्चित करना। क्योंकि जो तमिलनाडु के जो लोग थे ना, वो श्रीलंका के नॉर्थ उसमें एंट्री कर गए थे, उस वहाँ पर रहने लगे थे। उनकी क्या करना, उनके मध्य वो जो श्रीलंका के लोग थे उन पर अत्याचार कर रहे थे, तमिल लोगों पर, तो इनको मध्य लेकर के समझौता हुआ था बच्चों। ठीक है, कब? 1987 में। तो 125वें क्वेश्चन का बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। ठीक है, 125वें क्वेश्चन का बी बिल्कुल राइट आंसर, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और मुझे इसको जरूर बताइए आपने कितने क्वेश्चन सही कर दिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 126वां। निम्नलिखित में से कौन सा थोक मुद्रास्फीति के उपसमूह में है? उपसमूह में है। तो देखिए, थोक मुद्रास्फीति, पहले इस पार्ट को समझिए, उसके बाद बट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी सही है। आवास और खाद्य मुद्रास्फीति दोनों इससे प्रभावित होते हैं। दोनों उपसमूह हैं इसके, आवास और खाद्य मुद्रास्फीति, अर्थात 126वें क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? डी सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 127वां। यह अनुसंधान और विकास, स्टार्टअप इंडिया पहल क्या है, ये पूछा गया है। स्टार्टअप इंडिया पहल क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मित्र, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, यह नया नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन करना, अर्थात बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? यह नवाचार और उद्यमिता को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। स्टार्टअप इंडिया की ये पहल है बच्चों। ठीक है, अच्छा, स्टार्टअप इंडिया ये शुरू कब से किया गया था? स्टार्टअप इंडिया की पहल शुरू कब से हुई थी, कब से की गई थी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, बट जिस मेरे भाई ने 127वें क्वेश्चन का बी आंसर लगाया है, तो वो 100% सही है। समझ लीजिए, उसका 1 नंबर, वो एक क्वेश्चन बिल्कुल सही है, उसे 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ये बात निश्चित है। अगला है, सिंपल क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है? सिंपल क्वेश्चन है, हर जो टीचर ने बताया होगा कि पलाश है। क्या है? पलाश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है? पलाश है। लेकिन जिस मेरे भाई का ये पेपर है उसने गलत लगा दिया, कमल लगा दिया। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, उनको बेसिक छोटी छोटी जानकारी नहीं है। मैं आपको फिर कहूँगा मित्र, कंपटीशन आपका 20% लोगों में है, 80% लोग ऐसे हैं उन्हें ये नहीं मालूम है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है। ठीक है, अब मेरे भाई किसी ने ये पेपर में लगाया हुआ है, वो उसने कमल लगा दिया है। आप सोच सकते हो, ऐसे लोगों की संख्या कम से कम 80% है मेरे भाई। ठीक है, तो 20% लोगों में आपका कंपटीशन है, उसमें से मैं जानता हूँ आपकी थोड़ी बहुत अच्छी तैयारी है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 128वें क्वेश्चन राइट आंसर बच्चों पलाश सही है। ठीक है, अगला 129वां क्वेश्चन है, बास्केटबॉल के आविष्कार का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? जो बास्केटबॉल है उसके आविष्कार का श्रेय
इनमें से किसको दिया जाता है? तो मित्र ये चार्ल्स गोडियर को दिया जाता है, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। चार्ल्स गोडियर को दिया जाता है, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आप लोग देख लीजिएगा, मैंने 129 क्वेश्चन आपको करा दिए बच्चों, ठीक है। अब आगे देखिए 130वां क्वेश्चन है बच्चों, 130वां क्वेश्चन, 130वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। पूछा ये गया है डॉट 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 किस प्रकार के स्टेटस संदेश को या एसएमएस के माध्यम से फिशिंग कहलाता है? 130वां क्वेश्चन। तो मित्र जिस भाई ने लगाया हुआ है ईमेल स्कैनिंग, वो सही लगाया हुआ है, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला है ब्यास जो नदी थी उसका प्राचीन वो वर्तमान नाम क्या है? ब्यास का प्राचीन नाम क्या है? ये पूछा गया है, वर्तमान नहीं पूछा गया है। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? मतलब पुराणों में वर्तमान समय में ब्यास नदी कहते हैं, जो सतलज की सहायक नदी है, लेकिन पुराणों में वैदिक काल में इसका प्राचीन नाम क्या था? तो विपाशा था। मेरे क्या था? विपास था, या विपाशा कह सकते हैं या विपास कह सकते हैं, बात एक ही है। अगला है 132वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है? ऐसा कौन सा इसमें से चार में से ऑप्शन दिए हुए हैं वो सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है, ये पूछा गया है। तो मित्र ये कपास है ना, कपास, ये सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है, प्राकृतिक फाइबर का उदाहरण है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? अगर पूछा जाए कि दुनिया में सबसे पहले सूर्योदय किस देश को उदय होता है, ऐसा दुनिया का कौन सा कंट्री है जहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय होता है, उसको ही उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है? तो मित्र वो जापान है। कौन सा है? जापान में सबसे पहले क्या होता है? सूर्योदय होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल राइट आंसर है, सी क्वेश्चन का बेस्ट और राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पूछा यह गया है, भौतिक में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? भौतिक में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, यह क्वेश्चन पूछा गया है। और ये 1929 में शायद इनको पुरस्कार मिला हुआ था, और रमन प्रभा के खोज के लिए इनको भौतिक के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था। इनका नाम क्या है? सीवी रमन। क्या है? सीवी रमन। इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल राइट आंसर है। मतलब सीवी रमन का मतलब ये है चंद्रशेखर बेकट रमन, ठीक है, चंद्रशेखर बेकट रमन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सही है, डी ऑप्शन की ओर जाएंगे बच्चों, ठीक है। इन्हें रमन प्रभा के लिए क्या मिला हुआ था? नोबेल का पुरस्कार दिया गया था भौतिक का बच्चों, ठीक है, 1929 में। तो 134वें क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? डी सही है बच्चों। अब मिला लीजिए और मुझे जरूर बताएं कि आपका स्कोर कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 135वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी अन्य धाराओं से भिन्न है? निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी धारा अन्य से भिन्न है? तो देखिए सबसे पहले लेब्राडोर की ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर की ये कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है, ठीक है। कोरेस देखो, और ये अटलांटिक महासागर में चलती है। दूसरी बात ये है, किसमें? अटलांटिक महासागर में, ठीक है बच्चों। कुरेशिया की ये भी ठंडी जलधारा है। कैसी है? ठंडी जलधारा है, ठीक है। ये प्रशांत महासागर में चलती है। किसमें? प्रशांत महासागर में चलती है। उसके बाद उत्तरी अटलांटिक अपवाह, तो ये मित्र अटलांटिक महासागर में चलती है, ठंडी जलधारा है। कैसी है? ठंडी जलधारा है। अब आपकी कौन सी बची? गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम की ये गर्म जलधारा है। कैसी है? गर्म जलधारा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है 135 का? तो बता सकते हैं डी इस क्वेश्चन का बेस्ट और राइट आंसर है बच्चों। बेस्ट और राइट आंसर आप लोग मिला लीजिए। जिस किसी मेरे भाई बहन ने इस क्वेश्चन का गल्फ स्ट्रीम राइट आंसर लगाया है, बी ऑप्शन सही लगाया है, वो 100% सही है बच्चों। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, मतलब 136वां क्वेश्चन है मेरे भाई, भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? अनुच्छेद 352 दिया गया है, अनुच्छेद 356 दिया गया है, 360 दिया गया है, अनुच्छेद 370 दिया गया है, ठीक है। हालांकि आर्टिकल 370 तो हटा दिया गया, ठीक है। तो मित्र जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में है। किसमें? 352 में है, ठीक है।
राष्ट्रीय आपात का वर्णन किस में है, तो अनुच्छेद 352 में है। राष्ट्रपति शासन का वर्णन है वो 356 में है। और वित्तीय आपातकाल का वर्णन है वो किस में, अनुच्छेद 360 में बच्चों। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब 137वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 137वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 137वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पुस्तक है जिस पुस्तक का नाम है वार एंड पीस। वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है, ये पूछा गया है। और ये मित्र ये क्वेश्चन, ये जो पुस्तक है वार एंड पीस, ये एक बार नहीं 1000 बार परीक्षा में पूछी गई। और मैंने बहुत आप लोगों से को शायद अब मेरा सेशन नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर कहूँगा, मैंने स्टैटिक जी की कि मेरे आप सेशन जाके देख लें। जो किताबों संबंधी मैंने जो बुक लिखाई उनके लेखक हैं उनके बारे में बताया, वहाँ पर एक पुस्तक है, मैंने इस पुस्तक के बारे में बताया था कि इसके राइटर ये हैं। इसीलिए मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो वार एंड पीस पुस्तक है मित्र, ये लियो टॉल्स्टॉय की है। किसकी है, लियो टॉल्स्टॉय की है बच्चों, ध्यान रखना। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 138वां, निम्नलिखित में से जीएसटी एक प्रकार नहीं है। जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये वाले, इनमें से कौन सा जीएसटी का एक प्रकार नहीं है। तो जिस किसी भाई ने क्यों जीएसटी लगाया ना, ये सही लगाया है, ये बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। डी इस क्वेश्चन का बेहतर और राइट आंसर। 138 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए बच्चों। अब आगे देखिएगा 139वां क्वेश्चन। हम लोग 139 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 139वां क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, एक पुस्तक दी हुई है, वो कौन सा स्वतंत्रता सेनानी है जिसने इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड पुस्तक लिखी है। इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड पुस्तक किस स्वतंत्रता सेनानी लिखी है। तो मित्र ये अपने भगत सिंह हैं, अपने सबके चहेते भगत सिंह, जिनको 23 मार्च 1931 को क्या दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। कहाँ पर, लाहौर जेल में, लाहौर जेल में फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड पुस्तक है मेरे भाई, ये किसने लिखी है, भगत सिंह जी ने लिखी है बच्चों। ठीक है, डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा शोध संस्थान, इसे बच्चों आप लोग देख लेना, ये मेरे थोड़ा समझ से बाहर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो मित्र ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सभी लोग जानते होंगे। 142वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। 142वें क्वेश्चन आप क्या करके आए मुझे बताइएगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ। फसलों में चक्रीकरण का अर्थ क्या होता है, फसलों में चक्रीकरण का अर्थ क्या होता है। क्या मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए एक ही भूमि पर क्रमिक रूप से फसलें उगाई जाती हैं। दूसरा है, कुछ फसलें बार बार उगाई जाती हैं। तीसरा, उत्पादन बढ़ाने के लिए 2 या 2 से अधिक फसलें एक साथ उगाई जाती हैं। नहीं, एक फसल उगाई जाती है, केवल एक फसल उगाई जाती है। नहीं, तो मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए एक ही भूमि पर क्रमिक रूप से क्या उगाई जाती हैं, फसलें उगाई जाती हैं। इसका ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। ए इस क्वेश्चन का बेहतर और राइट आंसर है। आप लोग मिला लीजिए आपने कौन सा क्वेश्चन सही किया मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 143वां क्वेश्चन, नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है। ये पता है, नीति आयोग के गठन 2015 में किया गया था, यही पता होगा आपको। और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। सुमन बेरी इस समय इसके सीईओ हैं। पूछा गया है नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है, तो ये राष्ट्र विकास के लिए क्या करना है, नीति निर्माण करना है। राष्ट्रीय विकास के लिए क्या करना, रणनीति बनाना है, उसके लिए विकास की जो योजना होती है उसको बनाना है बच्चों। ठीक है, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। 144वां क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर। पूछा यह गया है 144वें क्वेश्चन में कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन जिसे आसियान कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आसियान कहा जाता है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन जिसे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये से क्या कहा जाता है, आसियान कहा जाता है। का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये पूछा गया है। का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मित्र मुख्य उद्देश्य यह है कि जितने भी इसमें के तहत जो भी राष्ट्र हैं उनका आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास, ये उसका मोस्टली क्या है, टारगेट है बच्चों। तो जिस मेरे भाई ने 144 में का आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास, ये क्वेश्चन सही लगाया, ऑप्शन लगाया है, तो वो सही है 100% बच्चों। ठीक है, अब 145वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 145वां क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। 145वां क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा टेक्निकल इशू आ जाता है कभी कभी। हाँ,
145वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये दिया हुआ है मेरे भाई। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत की केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता, ये पूछा गया है। ऐसा इनमें से कौन सा कर है जो भारत सरकार मतलब केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जा सकता। तो मित्र राज्य उत्पाद शुल्क होता है ना, वो राज्य सरकार लगाती है, केंद्र सरकार नहीं लगाती है। अगला क्वेश्चन है 146वां, डॉट डॉट करके दिया हुआ है। यह एक टूला किट है जो वित्तीय सेवाओं को लक्षित करता है और जो हैकर्स होते हैं को अपना स्वयं का ट्रोजन मेलवेयर बनाने के लिए सक्षम बनाता है। ठीक है, ये पूछा गया है। तो ये स्पाई ट्रोजन है। क्या इसका स्पाई ट्रोजन है, आप लोग देख लीजिए एक बार, इसे 100% क्लियर कर लीजिए, थोड़ा मेरे उससे बाहर है भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यूरोपीय यूनियन, जो यूरोपीय यूनियन है बच्चों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इसमें यूरोपीय यूनियन में 27 देश शामिल हैं। ठीक है, 27 देश इसमें क्या है, शामिल हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ब्रुसेल्स में। कहाँ पर मेरे भाई, ब्रुसेल्स में, हजारों बार बताया है। और ब्रुसेल्स कहाँ पड़ता है, बेल्जियम में। यूरोप का एक देश है बेल्जियम, जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। वहीं पर यूरोपीय यूनियन का क्या है बच्चों, हेडक्वार्टर है। ठीक है, आपको ये बताना है वर्तमान समय में यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष कौन है। हाँ, मैंने 147वां क्वेश्चन बता दिया। 148 में चलते हैं हम लोग। भारत के किस नेता के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, तो 14 नवंबर को। कब, 14 नवंबर को क्या मनाते हैं, बाल दिवस के रूप में मनाते हैं मेरे भाई। कब मनाते हैं, बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये बाल दिवस के रूप में किसके जन्मदिन मनाया जाता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो कब मनाते हैं, 14 नवंबर को। ठीक है, तो जिस किसी मेरे भाई ने ए ऑप्शन सही किया, जवाहरलाल नेहरू सही किए, बिल्कुल सही आंसर है। 149वां क्वेश्चन, हाल ही में 2024 की बात है, किसे सर्वसम्मत से इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के डिजिटल इनोवेशन के बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो नीरज मित्तल को चुना गया है। किसको मेरे भाई, नीरज मित्तल को चुना गया है। हम लोग सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। ठीक है, आप लोग मिला लीजिए, नीरज मित्तल 100% सही है। अगला क्वेश्चन, 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ था, 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ था, उस समय पूछा गया है कि बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने किस भारतीय शासक को हराया था, किस भारतीय शासक को हराया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मित्र ध्यान दीजिए, वहाँ पर उस समय एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरी तरफ भारतीय थे। ठीक है, भारतीय में कौन कौन लोग शामिल थे, तो दिल्ली का जो बादशाह था उस समय, एक तो अवध का शासक था और दिल्ली का बादशाह था, और बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का जो नवाब था, उसका नाम था मीर कासिम। तो इसमें मीर कासिम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मीर कासिम दिया हुआ है। हम लोग ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। ठीक है, ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। तो मित्र मैंने जीएस के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन आपको करा दिए। एक दो क्वेश्चन की कह नहीं सकता हूँ मैं, इधर उधर हो सकता है नहीं, बट मैंने जो बताया हुआ है उसमें से 99% यही आंसर बिल्कुल सही है, जो आपके बोर्ड आपका इन्हीं को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन बताया वो लगभग 99% बिल्कुल सही है। मित्र सेशन आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आपका स्कोर क्या रहा है वो भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, भाई मानते हैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ 5 दोस्तों का शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नई सेशन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।